हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी स्वागत करता हूं आपका लर्न एंड शेयर के इस प्लेटफॉर्म पर आज की इस शानदार धमाकेदार लाइव क्लास में, जहां पर हम लोग एक बहुत टफ टॉपिक जिसको इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है उसको आज करने वाले हैं। तो आज यार एक काम करते हैं, शुरू में अपन सीधा पढ़ लेते हैं। मतलब अभी अपन लोग चैट की बात नहीं करेंगे, मैं देखूंगा नहीं कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया है। सब जने पूरा ध्यान लगा करके क्लास में आ जाओ, क्योंकि आज का टॉपिक सच में मजेदार है, मजा ही आ जाने वाला है। अगर समझ में आया तो, और नहीं समझ में आया ना तो तुम सर पिटोगे, वीडियो वापस देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं बिना कोई और भी बात किए। तो अपना है आज का लेक्चर नंबर 6, ठोस अवस्था वाले चैप्टर का। तो आज अपने को इस चैप्टर में त्रिविम में निविड़ संकुलन पढ़ना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज पढ़ना है, ये लास्ट लेक्चर में भी शुरू कर चुके हैं अपन त्रिविम में निविड़ संकुलन। एक बार इसके पहले का हल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूं अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो इसके पहले अपन ने एक विमा में निविड़ संकुलन पढ़ा था। निविड़ संकुलन क्या होता है अगर किसी को नहीं पता तो, क्लोज पैकिंग। भाई हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था, ये चीज ठोस है, ये मैं ठोस हूं, तुम ठोस हो, सब ठोस ठोस है ना। तो ठोस में क्या होगा, जो भी उसके अवयवी कण होंगे वो बहुत ज्यादा पास पास होंगे, ये हमने पढ़ ही लिया था। तो टॉपिक क्या हो गया, क्लोज पैकिंग या निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। तो अभी यहां पर हम लोग पहले हमने कहा कि यार 1D में समझते हैं, 1D में क्लोज पैकिंग कैसे होगी। तो हमने कहा ये रहा एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास में आप मान लो परमाणु है, तो ये 1D समझते हो ना, एक विमा। तो ये 1D में क्लोज पैकिंग है। ऐसे ऐसे पास पास में पड़े होंगे। अगर हम परमाणुओं को, आयनों को या अणुओं को गोले की तरह मान ले तो और कोई तरीका हो नहीं सकता उनको रखने का, ठीक है। फिर हमने कहा 2D में क्लोज पैकिंग या द्विविम में निविड़ संकुलन। तो उसमें हमने कहा कि अगर हम दो ऐसी को पास पास लाके रखेंगे तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमारे पास में बनेगा जो कि एक द्विविमा में निविड़ संकुलन का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास में एक सिंपल सा एग्जाम्पल। लेकिन हमने देखा कि भाई इसको बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो चीजें हैं, इनको एक तो ऐसे पास में रखा जा सकता है, लेकिन उसके अलावा ऐसे भी तो रखा जा सकता है। ऐसे तो बल्कि और ज्यादा पास आ जाएंगे। भाई ऐसे थोड़े दूर दूर हैं, बीच में खड्डे बड़े दिख रहे हैं, लेकिन अगर इनको ऐसे इनके अंदर पैक कर दो तो खड्डे और छोटे हो जाएंगे ना यार। हम तो यही चाह रहे हैं, भाई चीज की मजबूती बढ़ जाएगी ना। जितने कण पास पास में होंगे उतना एकदम वो कंप्रेसिबिलिटी, उसकी जो है कंप्रेस होने की क्षमता जो है वो और कम हो जाएगी। कंप्रेस नहीं होगा तो ठोस और शानदार होगा हमारे पास में। मतलब एक चीज हमें जानने को मिली। तो ये 2D में हमने देखा निविड़ संकुलन। तो आज हमारा टॉपिक है त्रिविमा में निविड़ संकुलन, और इसमें भी हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ चुके थे। तो आ जाओ देखते हैं अपन। तो हम कह रहे हैं द्विविम वर्ग निविड़ संकुलित परतों से। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम लोग इस तरह से बना लेते हैं ना, द्विविम 2D वर्ग निविड़ संकुलित परतें, ये वाली परत कैसी है, वर्ग के जैसी है, स्क्वायर के जैसा इसका शेप है। अगर ऐसी ही परतें इसके ऊपर एक और रख दूं, उसके ऊपर एक और रख दूं, उसके ऊपर एक और रख दूं, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमने कहा था कि देखो भाई साहब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास में। क्या है ये, इसका हमारे पास में बेसिक डिजाइनिंग है, करेक्ट। अगर मैं इसमें से एक यूनिट सेल को बाहर निकाल दूं, इन चार पे अगर मैं फोकस करूं तो ये चीज मेरे को दिख रही है, ये हमारी यूनिट सेल होगी, जो कि हम समझ चुके हैं अभी तक। क्लियर है सबको। अब बस यहाँ पे क्या है, असल में ये बॉल है, ये कण, ये तो क्या है, जालक बिंदु है जो उस कण की पोजीशन को दिखा रहा है, और यहां पे उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है हमारे पास में। अगर मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर बना करके दिखाने की बात करूं आपको, तो देखो जैसे ये हमारे पास में पहली लेयर हो गई, इसके ऊपर मान लो इतना ही है मेरे पास में, मैंने ये रखा, ये दूसरी लेयर हो गई हमारे पास में। फिर इसके ऊपर ऐसे ही तीसरी, इसके ऊपर ऐसे ही चौथी, ऐसे ही पांचवी, ऐसे ही छठी, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर चलता ही जाएगा। तो ये 3D में हमारे पास में क्या हो गया, निविड़ संकुलन हो गया। कब, जब हमने कैसी परतों को काम में लिया है, वर्ग निविड़ संकुलन द्विविमा वाली परतों से हमने 3D वाला स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये तो बड़ा सिंपल है सर। आप बोलोगे सर इसमें तो क्या ही है। और इसके बारे में छोटी सी बात देखो, इसका अगर पैटर्न की बात करूं तो ये परत को अगर मैंने ए बोला है तो नीचे वाली को भी ए बोलूंगा, अगली को भी ए बोलूंगा, अगली को भी ए ही बोलूंगा, क्योंकि एकदम सेम अरेंजमेंट है सबका। तो इसके लिए भी अपन ने फटाफट से लिख दिया कि जालक का पैटर्न या परतों की जो व्यवस्था है वो क्या है, ए ए ए ए ए, सेम 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 सेम, कुछ भी हो सकता है, पी 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 लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, उसके अलावा जनित जालक क्या, कौन सा है हमारे पास में, सामान्य घनीय जालक। तो यहां पर आप देखो सामान्य घनीय जालक, घन बन रहा है। और इससे मैं आपको पूछूं अगर कि यूनिट सेल कौन सी बन रही है, ये जो यूनिट सेल आपको दिख रही है ये कौन सी यूनिट सेल है, तो असल में ये क्या है, सिंपल क्यूबिक सेल।
एससीसी पढ़ा था ना अपन ने प्रिमिटिव, यहाँ आद्य एकक कोष्ठिका, तो वही बन रही है हमारे पास में यहाँ पे। तो इसमें आप देखोगे कि घनीय जालक है पूरा का पूरा। अगर हम लेटिस को देखें तो कैसा है, घनीय है। ये मतलब ये वाला जालक बन रहा है, यहाँ पर दिखाऊं मैं आप लोगों को, देखो ये रहा, ये है शानदार। तो पूरा जालक ऐसा बन रहा है, लेकिन अगर एक एकक कोष्ठिका उसमें से अगर आप बाहर निकालोगे तो कैसी बनेगी, एससीसी वो हमारे पास में बनने वाली है। इसको धीरे से रख देते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही है हमारा, एकक कोष्ठिका कैसी बनेगी, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें धनीय लिखा हुआ है, धन वन नहीं है इतना, ठीक है, तो इसको घनीय करो, घनीय, पैसे के पीछे मत भागो, ठीक है। तो घनीय एकक कोष्ठिका। और इसका एक प्रश्न यहां पर और बनेगा, दैट शुड बी कोऑर्डिनेशन नंबर। नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, अपन मेंशन कर देते हैं, आप देख करके भी बता ही सकते हो। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उपसहसंयोजन संख्या, कि इसमें अगर अंदर का अगर हम लोग एक परमाणु निकालें तो वो कितने बॉल्स को टच कर रहा है, कितने दूसरे परमाणुओं को टच कर रहा है। तो मान लो कि ये वाला अगर हम ले लें, एक बार इसमें देख लें, शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि ये है, तो इधर एक बॉल होगा, उसको टच कर रहा होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो चारों तो टच कर ही रहा है। फिर उसके अलावा देखोगे तो एक ऊपर वाला भी टच कर रहा होगा इसको, और एक नीचे वाला भी टच कर रहा होगा। तो टोटल 6 बॉल्स जो हैं वो इसको टच कर रहे होंगे। तो इसको हम बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास में 6 होगा। नहीं तो भी तो आप यहां पर भी देख सकते हो, अगर मैं आपको ये पकड़ के दिखा दूं स्ट्रक्चर्स, देखिए चलिए, तो मान लीजिए ये मैंने ऐसे करके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है पूरा। तो अगर मैं किसी भी पार्टिकल की बात करूँ, हालांकि मैं पूरा उसको कवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं किसी की भी बात करूँ तो 4 तो उसको खुद की ही परत में टच कर रहे होंगे। जैसे मान लो अगर इसको भी देख लें, अगर अपन इसको देख लें केवल, तो 4 तो इस वाले को एक टच कर रहा है, एक ऊपर से टच कर रहा होगा और एक नीचे से टच कर रहा होगा। पहले भी बता दिया था मैंने आपको। तो ये हो गया हमारे पास में। अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन। मतलब टॉपिक तो हमारा 3D है, टॉपिक तो हमारा ये है, लेकिन ये बन कैसे रहा है, तो ये बन रहा है द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन से, या निविड़ संकुलित परतों से। द्विविम में हमारे पास में 2 तरह की परतें थी, एक तो थी हमारे पास में ये वाली, ठीक है, और दूसरी थी हमारे पास में जो इस तरह से मैंने जमाने की बात की थी, जो कि क्या बनाती हैं, षटकोणीय स्ट्रक्चर बनाती हैं, राइट, षटकोणीय स्ट्रक्चर बनाती है इस तरह से। या अगर मैं षटकोणीय स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँ ना, देखो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैं दिखा सकता हूँ आपको षटकोणीय स्ट्रक्चर। ये देखो, या इस तरह से, तो ये षटकोणीय स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा टच नहीं हो रही, चिपकने में गड़बड़ हुई है उसको, और कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर से 3D में निविड़ संकुलन कैसे होगा ये देखना है। तो आ जाओ देखते हैं, शुरू करते हैं अपन। तो अब पहले ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं ना, तो पहले कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे निविड़ संकुलन तक पहुंचने से पहले। तो सबसे पहली चीज हम ये देख रहे हैं, रिक्ति के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं अपन। रिक्ति मतलब होता है खाली स्थान। अगर मैं यहां लिख दूं एक बार, रिक्ति मतलब वॉइड, क्या है, वॉइड, या मतलब है खाली स्थान। रिक्ति मतलब वॉइड बोले तो खाली स्थान। तो हम क्या देख रहे हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के अवनवनों में रखने पर जनित 2 प्रकार की रिक्तियां क्या है, मैं आपको समझाता हूं। हम कह रहे हैं कि यार जो पहली लेयर है उसके ऊपर जब हम ये षटकोणीय वाली दूसरी लेयर रखेंगे तो किस तरह के खड्डे बनेंगे। तो 2 तरह के खड्डे बनते हैं। अभी समझाता हूं, देखो मैं आपको। पहला है हमारे पास में जिसको हम चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन वॉइड। और ये आप देखोगे कि जब भी दूसरी परत का एक गोला प्रथम परत की एक रिक्ति के ऊपर होता है तो हम उसको टेट्राहेड्रॉन वॉइड बोलते हैं। मैं एक बार इंग्लिश में इसका नाम लिख देता हूं, चिंता बिल्कुल भी मत करना, ये वाला मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूं, टेट्राहेड्रॉन। बस पूरा ध्यान अपना यहीं रखना, यहीं पर ही 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली चीज हो सकती है कि जब हम, ये क्या है टॉपिक, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास में अगर षटकोणीय निविड़ संकुलन वाली परत है, पहली परत, उसके ऊपर जब उसी की ही दूसरी परत रखेंगे षटकोणीय निविड़ संकुलन वाली ही, तो 2 तरह के खड्डे जनरेट होते हैं, 2 तरह की रिक्तियां बनती हैं। पहले इसको समझना पड़ेगा, तब हम उसको कवर करने के लिए तीसरी लेयर उसके ऊपर रखेंगे तो उसकी भी 2 वैरायटी हो जाएगी। भाई 3D स्ट्रक्चर यहां जो बनेगा ना,
एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी रखने से बनेगा, ऐसे अनंत लेयर्स होंगी। तो हम कह रहे हैं यार पहली है, उसके ऊपर दूसरी लेयर को रखने से दो तरह के खड्डे जनरेट होते हैं। तो अब उसके ऊपर जब तीसरी लेयर रखनी होती है ना, तो हमारे पास में दो चॉइस होती है। जैसे मान लो या तो यूं रख लेंगे या तो यूं रख लेंगे, तो दो तरह के शेप्स बन के बाहर आ सकते हैं। क्लियर हुई सबको? और दूसरे तरह की रिक्ति जो यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है अष्टफलकीय रिक्ति, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रॉन, या 8 सतह वाली रिक्ति। मैं सब दिखाने वाला हूं, आप बिल्कुल भी चिंता ही मत लो। तो यहां पे ये अष्टफलकीय रिक्ति है, इसको आप लिख दें ऑक्टाहेड्रन। बुक में इनको OT करके लिखा हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ऑक्टाहेड्रन। अब यहां देखेंगे ये क्या है, जब दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्तियां प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर, ये वाली कब बनती है रिक्ति, जब खड्डे के ऊपर खड्डा होता है, और ये वाली कब बनती है, जब खड्डे के ऊपर गोला होता है। प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर होता है, क्या होता है, एक गोला होता है। एक काम करो, आप लोग इसको देख लो, मैंने नीचे करके दिखाया है, उसको देख लो, वो वीडियो बना करके लाया हूं मैं। तो एक काम करो ना फिरोज सर, वो वीडियो आप एक बार फटाफट से प्ले कर दो, ठीक है, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ तो देखो, सबसे पहले अपन 2D में अपने पास में लैटिस बना लेते हैं। ये बन गई लैटिस अपनी, ये षटकोणीय अपना जालक है। अभी इसमें अपने को रिक्तिका देखनी है, तो इसके ऊपर पहले तो अपन क्या करेंगे कि ये जो भी इसके खड्डे हैं उसमें अपन इनको रख लेंगे, है ना। ऊपर वाली दूसरी परत को इसमें अपन रख लेंगे, ये रख लिया भाई साहब अपन ने। तो अब क्या होगा कि हमारे पास में दो तरह की यहाँ पे अपन देखेंगे ना, हमें रिक्तिकाएं दिखेंगी। तो एक तो वो है, फिर सर आप दिखाना इनको ध्यान से, एक तो वो है जैसे ये वाली है, इसके अंदर बॉल दिख रही है, इस वाले खड्डे के अंदर, है ना, इसमें नोटिस करो, इसमें भी देखोगे तो अंदर बॉल दिखेगी। लेकिन इसके नीचे वाली लाइन में इसको नोटिस करोगे ना, तो खड्डे में खड्डा दिखेगा। भले नीचे अगर मैं इसमें एक बॉल लगा भी लूँ, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है ना, तो फिर भी आप देखोगे ना यहाँ पे इसमें खड्डे में खड्डा दिख रहा है सर, होल में होल, और ये इधर भी देखोगे होल में होल है। तो ये दो तरह की हमको दिख रही है। अब जैसे पहले मैं एक की बात करता हूँ, जैसे कि ना ये वाली जो है ना, इसकी बात करते हैं अपन पहले, जिसमें नीचे बॉल दिख रही है। तो ये हमारी टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन वॉइड है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रॉन इसको क्यों बोलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको सिंपल में समझाता हूँ। ये जैसे स्ट्रक्चर है हमारे पास में, ये नीचे तो ऐसे तीन है हमारे पास में, मान लो, या ऐसे ऊपर ये वाली रखी है और नीचे ये बॉल है, ऐसे है ये वाली रिक्तिका, ये वाला खड्डा ऐसे है, नीचे बॉल है और ऊपर से खाली जगह दिख रही है। तो ये शेप जो बन रहा है ना इसमें, ये जो शेप बन रहा है वो कैसे देखें अपन, इन चारों का अगर हम केंद्र लें और चारों के केंद्र को जोड़ दें, ठीक है, तो हमारे पास में ऐसा शेप बनेगा जिसको हम टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल बोलेंगे। चतुष्फ फलकीय, 4 फलकों वाला, ये ऊपर और ये नीचे के तीनों के दिखा रहा है नीचे केंद्र। तो आप देखो इसकी कितनी सतहें हैं, 4 सतहें हैं। एक सतह ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक नीचे वाली हो जाएगी। तो ये इसको बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय रिक्ति। अब दूसरी रिक्ति दिखाता हूँ मैं आपको वापस, इसी में है ना, इसी एग्जाम्पल से समझेंगे अपन। तो ये वापस से पकड़ा मैंने उस पूरी व्यवस्था को ऐसे अपन ने, तो इसमें खड्डे में खड्डे वाली देखते हैं अपन। तो खड्डे में खड्डे वाली ये है एक, ठीक है। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ऊपर कौन से हैं, ये है और ये है। नीचे कौन से हैं, यहाँ पे एक है गोला और यहाँ पे एक है, और एक इन दोनों के बीच में है नीचे, ठीक है। तो 3 गोले ऊपर हैं और 3 गोले नीचे हैं। तो इसको थोड़ा सा और अलग से लेकर के समझते हैं, 3 गोले ऊपर और 3 गोले नीचे। तो ये 3 गोले और ये 3 गोले। अब इसमें क्या है, अरे इसमें अभी तक फेविक्विक लगी हुई, गीली, कोई बात नहीं, बड़े हाथ चिपके हैं हमारे, कांच भी ख़राब हुआ है नीचे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारे लिए कुछ भी। तो ये देखो 3 गोले नीचे हैं, 3 गोले ऊपर है, लेकिन क्या है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे रखा हुआ है, 2 टेढ़े ऊपर हैं, और मतलब इस 3 का गोले खड्डा जो है यहाँ पे और 3 का खड्डा दोनों बीच में आ रहे हैं, ऐसे एकदम फिट हो रखे हैं। तो ये खड्डे में खड्डा दिख ही रहा है अपने को। अब इसका जो शेप बन रहा है ना, नीचे ऊपर से जैसे भी देखना देख लो खड्डे का, तो वो कैसा है, वो ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल बोले तो इसको बोलेंगे अष्टफलकीय, 8 फलकों वाला है। कैसे, ये भी अपन ने बना रखा है, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ देखो, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। अब जैसे समझो ऊपर के 3 परमाणु है, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, है ना, ऐसे ये और ये ऐसे, और ये नीचे रखे हुए हैं 3 परमाणुओं पे। तो अब आप देखो नीचे ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ऐसे रखा हुआ है। बीच वाला परमाणु नहीं है, वो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें बना लिया था अपन ने, मतलब बीच में कुछ नहीं, बीच में खाली है यूँ समझो। लेकिन ये जो सतहें हैं इसकी कितनी हैं, इसकी 8 सतहें। देखो एक येरी, एक येरी, एक येरी, एक येरी, 4 हो गई, ठीक है, 5, 6, 7 और एक नीचे वाली 8वीं। तो इसको बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रॉन
वॉइड या अष्टफलकीय रिक्ति, तो 2 रिक्तियां हो गई हमारे पास में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको रिक्ति वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये सब कुछ मेरे पास में यही रखा हुआ है, ये देख लो, ऑक्टाहेड्रॉन वाली, लेकिन यहाँ पे पकड़ के नहीं, लाइव में दिखाने में थोड़ा दिक्कत रहती है, तो ये है समस्या थोड़ी सी। ये यहाँ फिर हमारे पास में चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल वाली है, तो ये भी सामने ही है रिक्ति हमारे पास में। तो अभी देखते हैं इसको, आगे देखते हैं। ये समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो अब देखो, दूसरी लेयर के ऊपर जब हमें थर्ड लेयर रखनी है ना, तो फिर उसको रखने के 2 तरीके हो गए हमारे पास में यहाँ पे। तो हमने कहा तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना 2 संभावनाएं, 2 तरीकों से रखेंगे अपन। तो हमने कहा पहला है हमारे पास में चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, कि जो हमारे पास में चतुष्फलकीय रिक्ति बनी ना, उसको ढकेंगे अपन। समझे इस बात को, उसको ढकेंगे। ये भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर। तो देखो, उसके लिए बुक में अपने को एक डायग्राम दे रखा है, ये रहा, ये रहा। तो पहली बार में अपन चतुष्फल की रिक्तियों को ढक के देखेंगे, फिर सेकंड टाइम में अपन अष्टफल की रिक्तियों को ढक के देखेंगे, तीसरी लेयर जब रख रहे हैं। तो एक बार इस वाले को अपन समझते हैं सबसे पहले। तो देखो, यहाँ पे हमें बुक में बोला इन्होंने कि यार देखो, आप लोग है ना इतने बड़े बड़े वो लेकर के करोगे ना, तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा और कुछ नहीं होगा। मतलब आपने लाइन लगा ली बॉल्स की, फिर एक बॉल्स की लाइन लगा ली, फिर एक बॉल्स की, फिर ऐसी लाइनें उनके ऊपर ला के रख रहे हो, फिर उनके ऊपर तीसरा ला के रख रहे हो, तो आप बीच वाले को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे कि जिसको हमें देखना है वो कैसे दिख रहा है। तो बुक वालों ने हमको कहा कि आप ऐसा शेप ले लो, पहला वाला 6 और 1 बीच में, तो भी वो षटकोणीय पूरी की पूरी सतह को ही रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब है, समझना, जैसे ये हमारे को षटकोणीय को ही दिखा रहा है ना, द्विविम में निविड़ संकुलन वाली परत को दिखा रहा है। लेकिन बुक कह रही है हमको, आप भली इसकी जगह पे अगर आप ये भी ले लोगे ना तो चलेगा। ये षटकोणीय का ही एग्जांपल है, बीच में से हमने काट के ले लिया, आप यूं समझो, ठीक है। तो ये ले लिया हमने सबसे पहले। अब हमें बुक ने कहा कि सेकंड लेयर इसके ऊपर जो रखनी है ना आपको, वो चतुष्फल की रिक्ति बनाने के लिए है, तो वो भी पूरी लेयर ना रख करके, जैसे मान लो पूरी लेयर रखने से मेरा मतलब हो जाएगा कि इस तरह की ये षटकोणीय है हमारे पास में, द्विविम संरचना हो गई, इसको इसके ऊपर मैं रख रहा हूं, तो यार कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इससे फिर समझ नहीं आएगा। तो एक काम करो, बुक ने बोला कि आप क्या करो, इसके ऊपर ये रहे, ये इस तरह से 3 का जोड़ा लेकर के रख लो, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर तो ऐसा ही ना यार, 2 बॉलों के खड्डे में दूसरा बॉल है, उसके ऊपर नहीं है पैरेलल में, यहाँ पर षटकोणीयता भी बन रहा है। तो बोला ये लो, इसको इसके ऊपर रखो यहाँ पर ऐसे। मैंने कहा ठीक है, रख दिया है तो अपन ने। अब यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, ये जो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे ये खड्डा, तो ये कौन सी रिक्ति है? क्योंकि देखो इसके नीचे जस्ट ग्रीन बॉल है और यहाँ पे एक खड्डा है। ग्रीन मैंने जानबूझ के लिया है यहाँ पे अलग कलर, ताकि तुम लोगों को दिखे इसके अंदर। तो ये कौन सी रिक्ति हो गई? ये हो गई हमारे पास में चतुष्फल की रिक्ति। अब ये पैटर्न हमको बोल रहा है, इसके ऊपर जो तीसरी लेयर रखनी है ना, उसको इस तरह से रखो कि ये इस खड्डे को ढक लेवे, ये इस वाले खड्डे को, चतुष्फल की रिक्ति को ढक लेवे। तो मैंने कहा ठीक है, इसके ऊपर फिर मैंने कहा ये वाला स्ट्रक्चर रख देते हैं, फिर एक काम करते हैं दूसरा। तो इसका ये जो बॉल है सेंटर वाला, ये क्या करेगा, ये वाला बॉल इसके खड्डे को ढक लेगा। तो मैंने कहा इसको यूं पकड़ लो, समझ गए सब जने, यूं पकड़ लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर वापस से अगली लेयर रखनी है, तो हम चाह रहे हैं कि रिक्ति कौन सी बने, उसमें चतुष्फल की रिक्ति बने। तो चतुष्फल की रिक्ति कैसे बनेगी, वापस से खड्डा लिया इस ट्रायंगल वाला और इसको इसके ऊपर रख दिया, मान लो ये देखो, तो इसके ऊपर रख दिया हमने इसको खड्डे को, ये देखो आप चतुष्फल की रिक्ति बन गई हमारे पास में वापस से। फिर उसके ऊपर सेम ऐसी आ जाएगी, फिर उसके ऊपर सेम आ जाएगी, फिर उसके ऊपर सेम आ जाएगी, ये तो सफर चलता ही रहेगा। तो इस तरह से जो है आपको कुछ एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देख पा रहे सबने, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो अभी एक पैटर्न तो ये हुआ। अब इसमें आप नोटिस करोगे ना, ये कैसा लग रहा है यार, आप मतलब थोड़ा मेरे को बता पा रहे हो क्या, इसका शेप वेप कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ये 6 है ना हमारे पास में यहाँ पे षटकोणीय, तो असल में ये षटकोणीय निविड़ संकुलन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? षटकोणीय निविड़ संकुलन। मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, अगला तो वो डायग्राम है, यहाँ कुछ कुछ जगह छोड़ी है हमने। तो ये किसका एग्जाम्पल है? षटकोणीय निविड़ संकुलन। लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, यहाँ समझो। ये वैसे भी जो भी ऐप पर जुड़े हुए सारे स्टूडेंट्स, उनको पीपीटी मिल ही जाएगी ना, तो फालतू लिखने का टेंशन मत लो तुम लोग। तो ये पहली चीज तो क्या है, षटकोणीय निविड़ संकुलन है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं HCP। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स? HCP। बोले तो इंग्लिश में आप इसको बोलोगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, P डॉट कर देता हूं, ठीक है। फिर इसके बाद में
एक चीज देखेंगे हम लोग यहाँ पर, अगर मैं इसके जालक के पैटर्न की बात करूं, जालक का पैटर्न कैसा है हमारे पास में, तो यहां पर आप देखेंगे कि नीचे अगर इस परत को मैंने ए बोला और इसको मैंने बी बोला, तो इस वाले को फिर ए ही बोलना पड़ेगा क्योंकि सेम है। सिमिलरली इसको अगर मैंने बी बोला है तो इसको भी बी ही बोलना पड़ेगा क्योंकि सेम है, अलग है ही नहीं। तो पैटर्न क्या हो जाएगा हमारे पास में, पैटर्न विल बी ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, ये चलता रहेगा। ऐसे तो अरबों खरबों ही होंगे ना इतने से टुकड़े में भी किसी सॉलिड के। अच्छा, फिर उसके बाद में एक चीज हम लोग यहां पर नोटिस करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो उपसहसंयोजन संख्या। अब इसमें किसी बॉल की उपसहसंयोजन संख्या कितनी है आसानी से देख सकते हैं अपन। इसको मैं जब घुमा रहा हूं तो आपको इस वाले होल से देखो येलो बॉल दिख रही है अंदर, ये वाली है ना, ये वाली येलो बॉल है हमारे पास में। तो इस येलो बॉल को तीन तो नीचे वाले ये बॉल टच कर रहे हैं, ये जो सबसे बाहर वाले हैं हमारे पास में, तो तीन तो ये हो गई। फिर ये जिस खुद लेयर में है ग्रीन, 6 ग्रीन के बीच में है एक येलो, तो 6 ये वाली बॉल टच कर रही है उसको, तो 6 और 3 कितने हो गए हमारे पास में, 9। फिर आप देखोगे ये बीच उसके ऊपर वाली जो लेयर है ये भी 3 ऑरेंज बॉल्स है हमारे पास में, तो ये भी उसको टच कर रहे हैं। तो 6 और 3 9 और 3 12। तो यहां पर आप लोग नोटिस करोगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें देखने को मिल रहा है 12। उपसहसंयोजन संख्या जो है हमारे पास में कितनी है, 12 को टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यार ये एक एक जो परमाणु है वो बहुत सारे परमाणुओं के टच में है, मतलब बहुत ठूस ठूस के भरे हुए। और इसका मतलब ये होगा कि बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर हमको मिल रहा होगा इसमें। मैं बताता हूं ना आपको, ये काफी सारे हमारे को किसमें मिलती हैं, ठोस जो हमारे चारों तरफ है ना उनमें देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम में, जिंक में, कैडमियम में। फॉर एग्जांपल ये किसमें किसमें हमें देखने को मिलती है, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, राइट। कोबाल्ट भी है एग्जाम्पल में हमारे पास में, और टाइटेनियम भी है हमारे पास में, इवन बेरिलियम भी लिखा हुआ है। अब अपनी बुक में तो नहीं दे रखे इस तरह से एग्जाम्पल्स, लेकिन आप नेट पे चेक कर सकते हो। ये जो ठोस है ना, इनके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है अपने को। आया, मजा आया है, बोलो, है इंटरेस्टिंग सब कुछ। अच्छा, इसके बाद में है हमारे पास में अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। ऑक्टाहेड्रन जो रिक्तियां हमारे पास में बन रही थी उनको कवर करने की बात है। तो चलो देखते हैं इसको हम। तो हमें बुक में कहा, अगेन जो हमने यहाँ फॉलो किया है वही यहीं पर देख रहे हैं अपन। तो हमें बुक ने कहा कि यार आप क्या करो, नीचे तो 6 वाला लो, नीचे तो 6 वाला लो, फिर उसके ऊपर आप 3 वाला रखो। तो पहला जो स्टेप था ना, ये वाला और ये वाला सिमिलर है, ए और बी तो सेम ही है, ऊपर चेंज हो रहा है मामला, तो ये तो सेम है हमारे पास में। तो हमने कहा ठीक है, इसको अपन उसके हिसाब से करते हैं जैसे हमें बोला है किताब ने कि पहले 6 वाला लो, फिर उसके ऊपर 3 रख दो, 6 वाला, फिर उसके ऊपर 3 रख दिए, फिर उसके ऊपर 3 उल्टे रखने हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे सब जने, ये 3 जो मेरे पास में दूसरे हैं इनको इसके ऊपर उल्टा रखना है। जैसे मतलब समझना कैसे उल्टा, कि मान लो ये जो 2 बॉल्स हैं, ये 2, अगर ये मान लो इस तरफ है, इस तरफ, तो इसको मेरे को इस तरह से रखना है, ये फिट कर लो इसको जैसे भी हो रहा है, कि इसकी 2 उसके ऑपोजिट तरफ हो, समझो। इसको मुंह में ले लूंगा तो बोलूंगा कैसे है, मतलब केवल ये वाले दोनों समझाता हूं मैं आपको। देखो इस तरह से, समझ रहे कैसे रखे हैं, देखो मैंने, मतलब ये अगर यूं रखा है ना, तो इसको यूं नहीं रखना, इसको उल्टा रखना है, यूं, मतलब इसका एक ऊपर है, इसके 2 ऊपर है, ऐसे करके। तो ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास में बन जाता है, ये वाला, करेक्ट। इसको जो है, अब क्यों करा हमने ऐसा, समझना इस बात को। इसको हमने इसलिए किया क्योंकि आप अगर यहां पर ऑब्जर्व करोगे ना, ये देखो पहली परत पे दूसरी परत रखी, तो वहां पे तो चतुष्फल की रिक्ति थी वैसे तो कायदे से देखा जाए तो, लेकिन जब हमने इस दूसरी परत पे तीसरी परत को इस तरह से रखा तो खड्डे में खड्डा हो गया। देखो आप, मस्त दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि नहीं वीडियो में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ये खड्डा है, फिर नीचे वाले का भी खड्डा है, ग्रीन बॉल तक खड्डा ही है, तो खड्डे में खड्डा, खड्डे में खड्डे का मतलब अष्टफल की रिक्ति है, तो ये अष्टफल की रिक्ति बन गई। अब इस अष्टफल की रिक्ति को कवर करने के लिए चौथी लेयर रखेंगे अपन। तो ये अष्टफल की रिक्ति को कवर करने के लिए इसको उठा लिया मैंने अपने हाथ में, तो ये मैंने इसको यहाँ पे कवर करके रखा, ये बीच में इस पीले बॉल ने इसके खड्डे को कवर कर लिया, तो ये मेरे को एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे हैं सारे स्टूडेंट्स? मतलब एक पहले वाले उसमें हमने क्या किया, चतुष्फलकीय रिक्ति को कवर किया, इसमें हमने क्या किया, अष्टफलकीय रिक्ति को
कवर किया है। सही बात है। तो इससे हमारे पास में स्टूडेंट्स कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, अभी थोड़ी सी देर में आपको वो भी मैं समझाने वाला हूं कैसे, बट अभी लिखो पहले साथ में सारे के सारे। ये रहा हमारे पास में मार्कर। तो इसमें जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं घनीय निबिड संकुलन। घनीय निबिड संकुलन। अच्छा, इसको इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घनीय हो जाएगा क्यूबिक, ठीक है। तो दिस इज योर क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग या क्लोज पैकिंग, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में अगर बोलना चाहेंगे तो CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, जालक पैटर्न कैसा है इसका, तो इसका अलग है थोड़ा सा, इसका अलग है। कैसे? ABC, मतलब ये लेयर फिर इसके ऊपर B रखी, लेकिन अगली वाली सेम नहीं है, अलग है, तो उसको अलग नाम दे दिया। लेकिन उसके जो अगली वाली है वो एकदम A वाले के जैसे ही रखी है अपन ने, तो इसीलिए इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, ABC ABC ABC, इस तरह से चलता ही रहेगा हमारे पास में। लिख लेना, ये मैंने मेंशन नहीं किया जालक पैटर्न है, बट आप समझ जाओगे अब तो क्या है। अगला पॉइंट है हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है स्टूडेंट्स कि यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 12 ही होता है, दैट इज ऑल्सो 12, क्योंकि इन दोनों का जो पैकिंग एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, वो सेम है। मतलब ठूस ठूस के जिस तरह से भरे हुए हैं ना, वो सेम भरे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर के डिजाइन में वेरिएशन है। बाकी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी इतना ही निकलता है। अब यार यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो कैसे अपन पता कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एग्जांपल लिया, मान लो इसके ऊपर बोला ये वाला ट्रायंगल रखो, राइट, ये वाला ट्रायंगल रखो ऐसे, तो इसके नीचे भी एक ट्रायंगल तो रखना ही पड़ेगा ना, नीचे भी अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो ऐसे रहेगा वो फिर। तो आप देखो 6 तो बीच वाले ही हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे, तो 6 और 6 12 हो गए ना हमारे पास में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी भी हमारे पास में कितना है, 12 है। मतलब भराव जो है इसका पास पास में जितना होना वो तो बहुत ज्यादा पास पास में, उसका कोई चिंता नहीं लेना है अपने को। लेकिन यहां पर मैं एक स्पेशल चीज और मेंशन करूंगा। वो स्पेशल चीज क्या है, यहां पर अगर हम देखेंगे ना, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा, अगले पेज पर आने वाला है हमारे पास में। इससे हमारे पास में फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका बनती है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, या आप इसको क्या बोलोगे, FCC, फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड कैसे बोले सर, कैसे समझ नहीं आ रहा सर, क्या बोल रहे हो आप, अभी बताऊंगा। पहले एक चीज ध्यान दो, ये देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये घनीय स्ट्रक्चर है। तो हमने घनीय जो भी है ना उसको हमें पढ़ना है 12th में। यहां पर आप देखोगे ना ये षटकोणीय है। तो षटकोणीय मैंने आपको बता दिया था, जो 7 तरह के हमने क्रिस्टल तंत्र पढ़े थे उसमें से हमारे 12th वाले कोर्स में केवल घनीय है। ये तो क्योंकि हमें क्लोज्ड पैकिंग वाला टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ये हमारे सामने आ गया इसलिए हमें पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहां पे जो एकक कोष्ठिका का है उसके बारे में हमें पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि ये तो हमारा षटकोणीय है, इसका हिसाब किताब अलग है। लेकिन हाँ इसके बारे में पढ़ाई है क्योंकि ये तो फेस सेंटर्ड बन रही है, तो वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूं कि फेस सेंटर्ड किस तरह से बन रही है। इसके बस मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूं फटाफट से, तो सब जने स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देंगे। इसमें हमारे पास में खूब सारे एग्जांपल्स हैं, ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है तो ध्यान रख लेना। नीट जेईई वाले जो है ऐसे पीछे पड़े होंगे नहा धोकर के आप लोगों के, करूंगा बात भी, चैट भी, देखो पहले तुम यहाँ इसको करो पहले खत्म। कॉपर AgAu, कॉपर AgAu, इवन और भी हैं एक आध पॉइंट्स, एल्यूमिनियम निकल, ये मैंने इंटरनेट से देखे हैं कि ये हमारे पास में जो धातुएं हैं इनमें ये वाला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। थोड़ा अभी मेरे को पता है खोपड़ा खुल गया होगा तुम्हारा कि सर ये चल क्या रहा है, इस वीडियो को हो सकता है 2 बार 3 बार भी देखना पड़े, प्लीज देख लेना। ये टॉपिक आसान नहीं है, ये खेल नहीं है बच्चों का। क्या निकल जाता है, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। ये इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इमेजिन करने के लिए, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं, बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूं और ये हाथ में बॉल्स लेकर के घूम रहा हूं। ये देख लो एक बार, समझ आ गया हो तो लेट्स मूव अहेड, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो आगे है हमारे पास में ये 2 स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पर बना करके दिखाए हैं। एक मतलब ये है, एक और भी है, चलो वो भी खोल ही लेते हैं अपन लगे हाथों। ये रहा,
तो ये तो हमने पीछे जो देखा था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, HCP बोलेंगे। क्या है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, लिखने की जरूरत है क्या? षटकोणीय निविड़ संकुलन, पीछे पड़ा है ना अभी, वही है ये, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये वाला कौन सा है हमारे पास में, इसको हमने बोला था घनीय निविड़ संकुलन। तो घनीय के लिए हमारे पास में क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। या फिर अब अगर आप देखोगे ना, इसी से ही क्यूबिक क्लोज पैकिंग से ही हमारे पास में कौन सा बन रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बन रही है, या जिसको हम लोग फलक केंद्रित एकक कोशिका जिसको हम लोग कह रहे हैं। तो कैसे, अब एक बार थोड़ा सा इस पे समझते हैं। इसको आपने बोला षटकोणीय, क्यों बोला? क्योंकि यार इसका ये स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको जब आप एक डब्बे में पैक करके देख रहे हो ना, तो एक षटकोण बन रहा है। देखो, ऊपर षटकोण, नीचे षटकोण, और साइड में दीवारें उठी हुई है। ऊपर 6 है इस तरह से, नीचे 6 है, बीच में 3 वाला है। साफ साफ दिख रहा है इसमें अपने को, ये देखो इस तरह से 6, 3 और फिर 6। और इसका अगर हम लोग अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखें, जो कि हमारे पास में अभी नहीं है, एकक कोष्ठिका वाला प्रॉपर, मतलब प्रिज्म जो बनता है इसमें एक, ये जैसे देख रहे हो ये वाला, ये तो अपने पास घनीय का है, इसका नहीं है ना। ये देखो कितना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा भी है, वो नहीं है हमारे पास में। लेकिन हाँ, ये बन गया। इसको अगर मैं बना के भी दिखाऊं तुमको, तो 6 लेने हैं, 3 बीच में लेने हैं और फिर 6 लेने हैं। ये तो बहुत सिंपल है, देखो ये रहा। इसमें चतुष्फल की रिक्ति को अपन ने ढक दिया, ये षटकोणीय हमारे पास में निविड़ संकुलन बन गया। ढंटन है, दे ताली, ऐसे, ठीक है, क्लियर। अबे नीचे वाले पे ध्यान दो एक बार सब जने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि हाँ मजा आएगा। ये इसका लेटिस भी दिखा रखा है, लेटिस में कैसे होगा ये हमारे पास। अब देखो ये फेस सेंटर्ड है, ये आप यूं समझो एक एकक कोष्ठिका है। इस वाली दीवार पे बीच में ये वाला पॉइंट है, इस कोने वाली इस वाली दीवार पे ये वाला पॉइंट है, नीचे वाली पे ये वाला है, इधर वाली पर ये वाला बीच में है, और पीछे वाली पर ये वाला बीच में है, ऊपर वाली पर ये वाला बीच में। तो सबके सारी फलकों पर फलक केंद्रित है एकक कोशिका, सारी फलकों पर एक एक बॉल है। अब हमें एक बुक है मेरे पास में दूसरी केमिस्ट्री की, है ना, दिनेश भी है मेरे पास में, एक दो और भी हैं, तो उसमें ये डायग्राम था, मैं उसमें से लाया हूं। बड़ा मेरे को अच्छा डायग्राम लगा ये वाला, समझने के लिए कि ये वाली कोशिका अगर आपको बनानी है ना, तो ये स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे, देखो 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 भैया, देखो देखो देखो, मतलब बोले इतने सारे तुम बना के बैठोगे ना तो फिर उलझोगे, समझ में आएगा नहीं, और एकक कोशिका फलक केंद्रित कैसे बन रही है वो महसूस नहीं कर पाओगे। तो आप है ना ये स्ट्रक्चर लो, मतलब ये देखो कैसे, ऐसे ना, ये लड्डू लड्डू नहीं बनाते थे बचपन में अपन, अंगूर, वही। और ये मान लो इधर ये ऐसे है, तो एक ऐसे और एक ऐसे रखो पहले तो इसको आप ऊपर। ये है हमारे पास में मतलब ये, इसको अगर यूं रखना है तो इसको यूं रखना है, ठीक है, मतलब एक को यूं रखना है ना, तो एक को यूं रखना है, एक को सीधा एक को उल्टा, इस तरह से, करेक्ट। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कीप इट, ठीक है ना भाई, ओके भाई, बढ़िया। अब इसके ऊपर एक बॉल रखनी है और नीचे एक बॉल रखनी है, तो सिंगल बॉल भी है मेरे पास। सिंगल बॉल कहाँ गई, सिंगल बॉल ये देखो, एक सिंगल बॉल ऊपर रखनी है और एक सिंगल बॉल नीचे रखनी है। अब आपको अभी तक भी कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा होगा, जैसे क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या। अब देखना, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे अपन, ये देखो क्या बन गया हमारे पास में, फलक केंद्रित बन गई। इसको पकड़ लिया मैंने अच्छे से, देखो ये कोने वाली कोने वाली कोने वाली कोने वाली बीच में, इधर से देखो कोने वाली कोने वाली कोने वाली कोने वाली बीच में, इधर से देख लो कोनों पे भी है बीच में भी है। किसी भी सरफेस से देख लो, कोने वाली भी दिखेगी और बीच वाली भी दिखेगी, तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, मतलब जो हमारे पास में घनीय निविड़ संकुलन है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, उससे हमारे पास में कौन सी एकक कोशिका बन रही है, FCC तुनुक तुनुक तुन तारा रा। समझ गए सारे स्टूडेंट्स। अच्छा, मतलब ये मैंने अबे हो गया अपना काम, कोई दिक्कत नहीं, गिर दंद वाली। अब जैसे मैंने आपको, ये भी टूट रही है, एक मिनट रुको यार, इसको रख ही देने दो मेरे को, नहीं तो ये बॉल गिरेंगी और टपुक टपुक करके। तो ये मैंने कहा, मतलब हमने अभी जब इसको जोड़ा ना, तो ये यूं थी, यूं, फिर मैंने आपको यूं मोड़ के दिखा दिया, देखो देखो देखो, मस्त बन गई, शानदार बन गई, जबरदस्त बन गई, जिंदाबाद बन गई है। और इन दोनों का ही जो पैकिंग एफिशिएंसी है ना, वो सेम है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, ये हमारा अभी का टॉपिक है। अब अपन देख लेते हैं एक बार क्लास में और कौन कौन आ गया है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक शानदार जबरदस्त समझ में आया, और कल तो अपनी पोल भी खुल गई, हम बातें कर रहे थे कुछ 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 और वो वीडियो भी आ गया।
तो खैर कोई ना, चलता है, अपन इसको आगे बढ़ाते हैं कंटेंट को। और अपने आज के इस लेक्चर में आगे का पड़ाव थोड़ा इजी है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी अपने को। और अब लिखने वाला है थोड़ा सा कंटेंट, तो ध्यान देंगे सब जने। संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। क्षमता मतलब ये एक तरह से यार हम यही देख रहे हैं कि जो एकक कोष्ठिका है हमारी वो कितनी भरी हुई है, कितनी खाली है। अब जितनी ज्यादा भरी हुई होगी उतना फायदा ही फायदा है अपने लिए। मतलब वो मजबूती वाला स्ट्रक्चर इस तरह से अपन दिमाग में ला सकते हैं कि यार जितनी भरी हुई होगी उतना शानदार है, जो मैं शुरू से ही कह रहा हूं। तो इसमें हमारे पास में डेफिनेशन है संकुलन क्षमता की, पूछी जा सकती है क्या एग्जाम में? मेरे को नहीं लगता, चांसेस नहीं है। छोटी छोटी बातें हाँ ठीक है, स्कूल के टीचर ने पूछ ली, स्कूल में टेस्ट में पूछ ली, बोर्ड एग्जाम में थोड़े बहुत चांसेस हैं, 1 नंबर में पूछ ली, नीट जेई में भूल जाओ, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा तुमसे। संकुलन क्षमता है क्या कि एकक कोष्ठिका के आयतन का वो हिस्सा कि वो कितना भरी हुई है, मतलब कितना भरा हुआ है वो जगह। तो आप समझो एकक कोष्ठिका में उपलब्ध कुल स्थान का वह प्रतिशत, टोटल जगह का वो प्रतिशत होता है जो परमाणुओं द्वारा भरा हुआ होता है, फुल ठसाठस, मतलब खाली खाली होता है उसको हटा दो, और उसको हम परसेंटेज में जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम संकुलन क्षमता कहते हैं। मतलब जैसे मान लो यार ये एकक कोष्ठिका, हमने कहा कितनी भरी हुई है भाई साहब, तो बोला 52% भरी हुई है, मतलब 48% खाली। कहने का मतलब ये है। तो करके देखें अपन कैसे करेंगे। तो इसका हमारे पास में फॉर्मूला है संकुलन क्षमता का, या इसको बोल देंगे इंग्लिश में पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्या है फॉर्मूला? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो स्कूल में अपन एग्जाम देते हैं तो अपने मार्क्स आते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। तो जैसे अपन लोग क्या करते हैं, टोटल परसेंटेज से, तो टोटल मार्क्स जितना होता है उससे तो भाग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल तुम समझ लो ना, जैसे मेरे मान लो 80 नंबर आए, कितने में से? 100 में से, फिजिक्स में मान लो, उसको मैंने 100 से गुणा किया तो मेरा कितना बना, उसमें 80% बना, ऐसे बोलते हैं अपन। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, टोटल जगह, जैसे अगर हम लोग मान लें सिंपल, हम लोग क्यूबिक सेल मान लेते हैं, आधे एकक कोष्ठिका के बारे में हम लोग मान लेते हैं, तो उस सेल में, उस एकक कोष्ठिका में, सिंपल क्यूबिक सेल में टोटल जगह कितनी है? टोटल जगह, तो हम बोलेंगे सर वो तो घन है ना, हमारे पास में क्यूब है, तो क्यूब का आयतन, टोटल जगह देख रहे हो ना यार, जगह देखने के लिए आयतन देखते हैं अपन। तो हम यहां पर लिखेंगे एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, तो ये तो टोटल जगह हो गई। और हम कहेंगे जो उसमें परमाणु हैं उनके द्वारा घेरा गया आयतन, तो हम कहेंगे परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, जितने भी हैं, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, वो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100%, हो गया। तो ये हमारे पास में बड़ा सिंपल सी चीज है। अच्छा एक छोटी सी चीज और होती है, हमारे एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है इसका, इसको बोलते हैं संकुलन अनुपात या पैकिंग फ्रैक्शन, पीएफ। तो हो सकता है कभी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैकिंग एफिशिएंसी ना बोल करके पैकिंग फ्रैक्शन निकालने को बोले, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रेंड्स। तो उसका क्या फॉर्मूला है, ये जो ये वाला फॉर्मूला है ना, 100% हटा दो बस, बाकी एज इट इज रख दो, पूरा का पूरा लिख देता हूं मैं एक बार। तो ये आपने लिखा वापस, परमाणु द्वारा, अच्छा परमाणु द्वारा एकक कोष्ठिका में घेरा गया आयतन, ये ना ये दिमाग में रखना। तो परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, या फिर आप इसको यूं भी मेंशन कर सकते हो कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन। तो ये परमाणु द्वारा घेरा गया कुल आयतन और बटे में एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। अब देखें यहां पर अपन को सॉल्व करेंगे, एक एक लेंगे अपन और सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोग नोट कर लें एक बार फटाफट से कॉपी में, दिमाग में नोट करो यार इस फॉर्मूला को, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मैं पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने वाला हूं सिंपल क्यूबिक सेल के लिए या एससीसी के लिए। एससीसी कैसे बनाएंगे हम लोग, हाथ से अगर हमें बनाने को बोला जाए तो ये मान लीजिए एक हमने स्क्वायर बनाया, बचपन में बनाते थे ना ये वाला, ऐसे करके, ठीक है, ये बन गया एकक कोष्ठिका हमारे पास में। इसमें क्या है, एक बॉल इधर होगा, कोनों कोनों पे ही होंगे बस,
और इसमें आप सबको पता होगा कि जो भी परमाणु हमारे पास में कोनों पर हैं, इनका इस एकक कोष्ठिका में योगदान कितना है प्रत्येक परमाणु का? 1/8 है, क्योंकि वो 8 एकक कोष्ठिकाओं में शेयर हो रखा होता है। और अगर मैं उसके अलावा पूछूं कि टोटल योगदान कितना होता है आठों का मिला करके, तो 8 इंटू 1/8 होता है, और उसको हमने क्या लिखा था? 8 इंटू 1/8 हो जाता है 1। तो कुल योगदान कितना है परमाणुओं का इस एकक कोष्ठिका में? 1, एक परमाणु का। तो हम इसमें लिखेंगे, देखो क्या क्या लिखने की जरूरत है। हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो इसकी घन की जो सारी भुजाएं हैं ना, ये सारी a लेंथ की, क्योंकि घन है, तो मैंने एक बार इसको यहां लिख दिया कि एकक कोष्ठिका की भुजा कितनी है। एकक कोष्ठिका की भुजा, ठीक है, आर्म ऑफ लेंथ ऑफ एकक कोष्ठिका कह लो, जो कहना है कह लो, a हमने लिख दी, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका का फिर अपने को आयतन बताना पड़ेगा ना, अपने को उसमें आयतन चाहिए, तो हम लिखेंगे एकक कोष्ठिका का आयतन। तो ये किसका आयतन है? घन का आयतन है। अब सुनना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, घन का आयतन a क्यूब होता है, सबको पता है। दिमाग ये लगाना है कि देखो हमेशा घन का आयतन a क्यूब, मतलब एकक कोशिका का आयतन a क्यूब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल घनीय है सॉलिड स्टेट में। इसके अलावा जो हमने क्रिस्टल तंत्र पढ़े हैं या जो एकक कोशिकाएं संभावित हैं, उनके लिए तो अलग सूत्र लगेगा ना। ये तो तब है जब तीनों भुजाएं बराबर हैं सब कुछ, लेकिन जब भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी तो फिर सूत्र डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। अब हम एक मानते हैं कि इसमें ना परमाणु पड़े हैं। कैसे पड़े हैं? ये तो उनका जालक बिंदु है। तो जैसे मान लो मैं ऑरेंज कलर लेता हूं, यहाँ पे मान लो इस कॉर्नर पर जो परमाणु है ना वो इतना बड़ा है, मान लो, और इस कॉर्नर पर जो परमाणु है वो अगेन इतना बड़ा है। ठीक बात है? सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। ओ सभी स्टूडेंट्स प्लीज फोकस। सही बात है ना? एकदम शानदार लग रहा है, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद लग रहा है ये वाला। अब मैं कह रहा हूं इतना जो हिस्सा है हमारे पास में, इतना ये वाला, दिस वन और लेट्स से दिस वन, तो इसको हम परमाणु की त्रिज्या बोलेंगे ना यार। इजंट दिस द रेडियस ऑफ दिस एटम? ये इस परमाणु की त्रिज्या है ना। अब यहां पर एक जोरदार चीज देखो, समझ में आएगी आपको। यहां पर मेरे को शक्ल देखने से लग रहा है कि यार ये पूरी भुजा तो कितनी बड़ी है मेरे पास में, a। बच्चों मतलब बच्चों वाला लॉजिक है ये तो, मैं 6ठी क्लास के बच्चे को समझा दूं तो यहां पे क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स r के बराबर है कि नहीं। या फिर आप इसको यूं लिख सकते हो कि जो r है वो a/2 के बराबर है। यहाँ पे आप देख लो यार, आप देख लो, मेरी बात पे मत जाओ, इसको देखो, समझो, खुद से समझो। भाई मैंने आपको असल में जो एकक कोष्ठिका दिखाई उसमें तो बॉल टच कर रहे हैं ना, ऐसे इधर टच कर रहे हैं, इधर टच कर रहे हैं, नीचे बीच में थोड़ी बहुत खाली जगह है, मैं मान रहा हूं, लेकिन यहां तो टच कर रहे हैं ना। ठीक है सर, तो नोट करो, ये सारी डिटेल भी नोट करेंगे। तो इसके बाद में हमने लिखा कि जो हमारे पास में है परमाणु की त्रिज्या कितनी है, तो परमाणु की त्रिज्या है हमारे पास में, हमने मान रखी है r। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कि परमाणु का आयतन कितना है हमारे पास में। तो हमने कहा परमाणु तो गोला है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये गणित इतनी तो तुमको याद होगी, 4/3 पाई r क्यूब। ओके सर, अब हम कह रहे हैं एकक कोष्ठिका में या SCC में, या इसको बोलेंगे आध्य घनीय एकक कोष्ठिका में, इसको हटाओ, SCC लिखो टाइम बचाने के लिए। SCC में कुल परमाणुओं का योगदान, कुल परमाणुओं का योगदान कितना है, देखो परमाणुओं का योगदान। मैं कर क्या रहा हूं, ये सब कुछ मैं वो चीजें निकाल रहा हूं जो मेरे को पीछे वाला जो हमने पिछले पेज पर फॉर्मूला लिखा उसमें डालनी है। ये 2-3 चीजें रखनी है, उसमें बात खत्म, दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो SCC में कुल परमाणुओं का योगदान कितना है, तो सिंपल क्यूबिक सेल में तो 1 होता है, हमको पता है 1 होता है। ठीक है सर, अब इसके बाद में हमें क्या बताना है, R व A के बीच संबंध, R व A के बीच संबंध कितना है। तो यहां देखिए सारे संबंध, तो ये कुछ इस तरह से है हमारे पास में, ये लिख ही दिया था अपन ने वैसे यहाँ पे। तो दिस इज योर R इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय 2, इजंट इट सो।
वेरी सिंपल प्यारे साथियों। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखें एक बार, तो हम कह रहे हैं पिछले पेज पर हमने फॉर्मूला जो लिखा था संकुलन क्षमता का वही निकालते हैं, या मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेके चलूंगा, लिखने में टाइम बचेगा अपना। अपन है ना पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, मतलब संकुलन अनुपात है ना, संकुलन अनुपात ये निकाल लेंगे, फिर लास्ट में उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पैकिंग रेशो आ जाएगा या पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो हम पहले रेशो निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा वो बार बार 100% लिखना नहीं पड़ेगा। तो अभी ऊपर क्या रखना था हमको, जो परमाणु है उनका कितना योगदान है और उनका टोटल आयतन कितना है, मतलब आप समझो इसमें टोटल योगदान कितना है परमाणुओं का 1। ये आठों कोनों पे भले 8 दिख रहे हैं अपने को, लेकिन असल में इस एकक कोष्ठिका के अंदर तो एक ही है ना, तो टोटल योगदान कितना है 1। और फिर उस एक का अगर मान लो होते दो होते तो 2 लिखते, 3 होते तो 3 लिखते, एक है तो इस एक का आयतन कितना है, तो इस एक का आयतन हमारे पास में होगा 1 × 4/3 πr³। समझ में आई सबको। और बटे में टोटल आयतन है पूरी एकक कोष्ठिका का, तो वो कितना आयतन है हमारे पास में, ये रहा a³, तो ये रख दिया हमने a³। अब देखो सॉल्व करो इसको, तो 1 को तो भूल जाओ, ये 4/3 है इंटू पाई है हमारे पास में, पाई को 22/7 लिख लेते हैं, और ये हमारे पास में r³ है, तो r की जगह पे मैं a/2 का क्यूब लिख सकता हूं, यहाँ पे a/2 का होल क्यूब लिख लो, ये बटे में a³/1 मान लो, इसको उल्टा करके आप 1/a³ लिख दो यहाँ पर, सही बात है। इसको यहां करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, देखो क्या क्या है हमारे पास में, 4/3 इंटू 22/7 इंटू क्या है a³/2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 दूना 4 दूना 8, तो a³/8 इंटू 1/a³, 1/a³, तो ये a³ से a³ को रवाना कर दिया अपन ने, 4 दूना हमने 8 कर दिया, बहुत बढ़िया बात है जी। 2 से इसको 11 बार भाग दे दिया हमने, क्या बचा हमारे पास में, तो हमारे पास में पैकिंग फ्रैक्शन के नाम पर बचा है 11/3 × 7, बस 11/3 × 7, तो 11/3 × 7, 3 सतह कितना होता है 21, तो 21 का भाग देना है हमको 11 में, ये पैकिंग फ्रैक्शन है, ध्यान देना। अब हमें क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगी 11/21 × 100, और 100 से करा तो उसको प्रतिशत भी लगाना पड़ेगा हमको, परसेंटेज में वो चीज मिल जाएगी कि भाई हमने मान लिया ये डब्बा 100 है, इस 100 में से कितना भरा हुआ है, ये हमारे पास में पैकिंग एफिशिएंसी है। 21 का भाग दो 100 में, जो आए उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 21 का भाग देते हैं अपन 100 में, एक बार यहां दे देता हूं मैं, क्या आएगा वैसे 21 100, तो देखो 21 का 4 बार 21 4 टाइम्स, 5 बार तो 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार 80 85 हो जाएगा, 84 आएगा यहाँ पे, राइट, दिस विल बी और 84, और माइनस करोगे तो 16 बचेगा हमारे पास में, पॉइंट लगेगा, और एक 0 आएगा 160, तो 21 पंजे 6 सत्ते और 8 तो 160 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 8 होगा 21 8 टाइम्स, नहीं ज़्यादा हो रहा है 7 टाइम्स, तो इसको 7 लेंगे हम लोग, और जो भी आएगा मैं इतना ही ले रहा हूँ, मैं ज़्यादा पॉइंट्स में कैलकुलेशन नहीं कर रहा, अपन 4.7 लिख के आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है, देखो कितना आया 4.7, तो 4.7 टाइम्स इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, करेक्ट, तो 11 से करेंगे तो 11 7 77 होता है 7, और हमारे पास में 7 यहाँ चला जाएगा, 11 चौक 44 और 7, तो 44 और 7 हो जाएगा 51, राइट, तो ये 51.7 हो जाएगा। तो असल में मैं आपको बता दूं एससीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है ना, इसको लगभग 52% लेते हैं, वैसे आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे ना तो ये 51.8 समथिंग जाएगी शायद, बट इसको 52 आप कहीं भी देखो 52 पर क्लिक कर देने का, तो ये लगभग इसका हमारे पास में संकुलन क्षमता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है अपने को, बड़ा सिंपल भी है, आप खुद से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं लग रहा है। आगे बढ़े, तो ये हमने इसका कर लिया, पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली। अब नेक्स्ट है हमारे पास में, इसके बाद में देखो हमें 2 का ही करना है, जैसे एक तो हमारे पास में है फेस सेंटर्ड का कर लेते हैं पहले एक बार, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का कर लेते हैं, एक फिर हमारे पास में है
जो बॉडी सेंटर्ड है, और एक हम ईसीसी जो है एंड सेंटर्ड जो है, जो अंत्य केंद्रित है, उसका नहीं करेंगे हम लोग। केवल 2 फलकों पे जिसमें होता है वो नहीं करेंगे, बुक में भी नहीं दे रखा तो अपन भी नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो, क्योंकि असल में उसमें ना वो घनी ही नहीं होती कोशिका एकदम, वो थोड़ी मुड़ जाती है, तो इसलिए शायद उसका नहीं हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखेंगे सब जने ध्यान से, बच्चों वाली मैथमेटिक्स है, बच्चों वाली। तो इसमें अपन सीधा बॉल्स बनाते हैं, पूरा नहीं कर रहे तामझाम। ये एक पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है, और इसमें क्या है, ये हमारा है फेस सेंटर, ठीक है, फलक केंद्रित। तो इसमें कर्ण बीच में भी है। तो अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं एक काम कर रहा हूं, आप लोगों को सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए मैं पीछे वाली 3 दीवारें मिटा रहा हूं। आप देखें, समझे, पीछे वाली 3 दीवारें मैंने मिटा दी हैं, केवल ये रखनी है हमको। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो एक बॉल ये रहा इस कोने पे, एक इस कोने पे है, यहां भी है नो डाउट, यहां भी है, एक फेस पे भी है ना, तो हम सामने वाले फेस को स्टडी कर रहे हैं अच्छे से। तो आप इसको यूं मिला दो, और एक यहां पे भी है। अब अगर मैं इनके परमाणुओं को किस तरह से अरेंज किया हुआ है हमने देखा भी था, ये वाला तो अभी आज के लेक्चर में मॉडल दिखाया मैंने आपको फेस सेंटर्ड वाला। तो ये कैसे है देखो, यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर लेके बनाता हूँ एक बार। ये मान लो एक बॉल यहाँ रखा है ऐसे, एक बॉल ये वाला इस कोने वाला इस तरह से पड़ा हुआ है, इस कोने वाला इस तरह से पड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्यों करके बता रहा हूं मैं ये, अब भी आपको थोड़ी सी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बस आप यहाँ पर गौर फरमाएं। तो अभी भी यहाँ पर भी कैलकुलेशंस हमें उसी तरह की करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास में घन की भुजा, इस एकक कोष्ठिका की जो भुजा है वो कितनी है, a, राइट, a। तो इसका घन का आयतन हमारे पास में कितना आ जाएगा, a³। इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। ये इसकी सारी जो भुजाएं हैं ये कितनी है, a, क्योंकि घन है ना भाई, आयतन a³ हो गया। यहाँ पे भी हमने कर लिया सेम। फिर उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट मेंशन किया कि यहाँ पे कितनी हमारे पास में परमाणु हैं, इसमें कितने परमाणुओं का योगदान है हमारे पास में फलक केंद्रित में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हर फलक पे जो परमाणु होता है उसका आधा हिस्सा ही एकक कोष्ठिका के अंदर होता है, आधा बाहर होता है। और क्योंकि 6 फलकें होती हैं तो 6 आधे हिस्से होते हैं। तो इसमें कितने परमाणु हैं, टोटल योगदान कितना है, 3 का। याद आ रहा है? आ रहा है ना भाई, याद आ रहा है ना? तो 3 का हमारे पास में योगदान है यहाँ पे, और 3 का तो फलकों से है और 8 कोनों की मिलाकर के 1 है। तो टोटल हमारे पास में इसमें परमाणु कितने हैं, 4। तो हम कहेंगे एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान कितना है, कोष्ठिका में परमाणुओं का योगदान और ये हो जाएगा टोटल 4। 3 तो फलकों के कारण है और 1 हमारा जो 8 कोनों पर है उनके कारण है। ठीक है सर, समझ गए। फिर उसके बाद में हमने कहा एक परमाणु की त्रिज्या, एक परमाणु की त्रिज्या कितनी मानी है जी हमने, तो त्रिज्या मानी है हमने R। अच्छा देखो, RRR मूवी दिखाते हैं तुमको। यहां से यहां तक R त्रिज्या, यहां से यहां तक R है, यहां से यहां तक R है, तो इसको पूरे को 2R लिख दूं, और यहां से यहां तक R है, तो यहां से यहां तक कितनी त्रिज्या है, टोटल 4R। क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। रुको मेरे प्यारे साथियों, रुको। अभी यहां पर देखें, ध्यान से देखें। तो एक परमाणु की त्रिज्या मैंने यहां पर लिख दी, हमारे पास में है R। उसके अलावा एक परमाणु का आयतन है हमारे पास में 4/3 πr², नहीं πr³। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो सब कुछ आ गया हमारे पास में, लेकिन एक जगह फंस जाएंगे हम लोग। हम कहां फंसेंगे, हम R और A को काट नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में R और A के बीच का रिलेशन नहीं है यहां पर। और अगर आप इसको ध्यान से इस डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे सिंपल नहीं है। यहां पे मतलब आप देखोगे ना, तो इस वाले का जो बॉल है वो इस वाले के बॉल को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि बीच में भी एक बॉल है जो उनको सेपरेट कर रहा है। तो यहां पर आप सीधे नहीं बोल सकते कि A बराबर 2R है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? तो यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया मामला, हमें रिलेशन इसमें से निकालना पड़ेगा। हमको रिलेशन इसमें से निकालना पड़ेगा ना भाई।
देखो कैसे निकालेंगे, ये भुजा ए है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वाली भुजा जो है ये भी ए है, इसमें भी हमको कोई डाउट नहीं है, और ये त्रिभुज ही तो है यार, 90 डिग्री कोण वाला। अरे बचपन वाला सूत्र लगाओ इसमें, इसको नाम दे दो चलो अलग अलग पॉइंट्स को, इसको तुम बोलो ए, इसको बोलो बी, इसको बोलो सी, इसको बोलो डी, जो भी बोलना बोलो यार क्या। तो यहाँ पे तुम बोलोगे यार ए सी का जो स्क्वायर है वो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर है। हमारे पास में ये जो भी प्रमेय है हमारी यार 90 डिग्री वाली लगाओ, मस्त रहो, क्या है। अभी क्या करोगे, फटाफट से ए सी का स्क्वायर, अब ए सी क्या है आर, 2r और r 4r, तो यहां लिखोगे 4r का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में ए बी ए है तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी की बात करोगे तो ये भी ए है, ए का स्क्वायर। तो अब देखो क्या आएगा, 4r का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर। इसको आप देखोगे तो ये 2 से भाग दे दोगे तो 8r स्क्वायर जो है ये आपके पास में हो जाएगा ए स्क्वायर के बराबर, ठीक बात है। तो इसमें हमें r को गायब करना होता है, तो आप इसको लिखो r स्क्वायर बराबर होगा आपके पास में ए स्क्वायर बटा 8। तो r जो है आपके बराबर में होगा, इस पूरे पे अंडर रूट मारोगे तो ऊपर तो आ जाएगा आपके पास में a, क्योंकि a स्क्वायर है तो a बाहर आ जाएगा। 8 का अंडर रूट कितना होता है 2√2, डाल के देख लो भले ही, इसके आप टुकड़े कर लो भले, 2 इंटू 2 इंटू 2 ही होंगे, तो 2 इंटू 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर √2 है ना, तो ये हो जाएगा 2√2, करेक्ट। भिड़ू लोग समझ रहे हैं सब जने इस बात को। तो ये हमारे पास में संबंध आ गया, तो आप लिखोगे यहां आर व ए में संबंध अच्छे हैं इनके, बहुत अच्छे, एकदम देश को लूटने वाले हैं। तो ये बोलेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आर बराबर, इसको आर बराबर करो यार, ए हटाओ, ये हो जाएगा आर बराबर ए बटा 2√2। बहुत बढ़िया, दे ताली तेरी मूंछ काली। अभी क्या करना है, सूत्र में रखो इन सबको, तो हम कहेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले आलसी लोग हैं हम, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लो। तो हमारे पास में कुल कितनी कोशिकाएं हैं, एक कोशिकाएं बोल रहा हूं भाई, कोशिकाएं नहीं कोष्टिकाएं, तो ये 4 हैं टोटल। तो 4 इंटू एक का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब सबको पता है, बटा टोटल हमारे पास में एक कोष्टिका का आयतन, वो तो एक क्यूब ही है, बचपन से ही पता है अपने को, होशियार आदमी अपन, एक्सपर्ट आदमी एक्सपर्ट। तो इसको लिखो चलो, 4 इंटू 4/3 इंटू पाई की जगह रखें 22/7 इंटू इसको आर क्यूब को आप आर की जगह रखेंगे a बटा 2√2 का क्यूब। सही बात है सारे स्टूडेंट्स, ध्यान दें। तो यहां देखो, लिखो फटाफट से इसको, बटे में a क्यूब है ही अपने पास में, a क्यूब लिख दिया अपन ने। अभी यहां इसको करो सॉल्व, तो हमने कहा कि पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो आ रहा है हमारे पास में, एज इट इज लिख दो यार। अब देखो मैं एक स्टेप खा रहा हूं, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका क्यूब करना है अपने को सीधा सीधा। तो ये क्या है 4 इंटू 4/3, ठीक है, इंटू 22/7 इंटू ये है हमारे पास में 1/2। अब देखो इन तीनों का अलग अलग क्यूब कर दो ना, इंटू में ही है वैसे भी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। √2 को 3 बार गुणा करोगे, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2√2, तो ये हो जाएगा 16√2, 16√2, करेक्ट है। इसको चाहो तो आप है ना सिंपल, मतलब ऐसा कंफ्यूज नहीं हो ना कभी भी, इसको ऐसे लिख लो, इंटू 1/√2 कर दो, वो इंटू में ही है उसका मतलब, इसको दिक्कत नहीं है। तो ये 4 और 4 और ये 16 सबको कर दो बाय बाय। अब इसको एक काम करते हैं अपन, कैलकुलेटर की सहायता से हेल्प कर लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं उसकी। तो हमने कहा जी ये है हमारे पास में 3 7 21, तो पैकिंग फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये है 22/7 21 और इंटू 1/√2, राइट, 1/√2। तो 22/21 करो पहले, तो 22 डिवाइडेड बाय 21 ये तो आता है आपके पास में 1.047 इंटू 1/√2। तो इसको हम करते हैं तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √2। तो √2 आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डिवाइड कैसे करेंगे, 1.141 जो वैल्यू होती है उससे कर देने का ना यार डिवाइड, या जो भी है, मतलब तुम अलग तरीके से भी निकाल सकते हो, अपने को इतना लोड नहीं है। तो ये है 0.707, कितना है 0.707, इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा, इसको अपन
ऐसे कर लेते हैं, कितना है 1.047 टाइम्स, ये तो और भी बड़े बड़े नंबर्स हैं, ख़त्म नहीं हो रहे इतने छोटे पे, वो तो अपन आलसी जीव है जो अपन अपना काम ऐसे कर लेते हैं। और इसको अपन करेंगे ना तो आएगा 0.740 है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लगभग इतना, ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। अब अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूँ तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है मेरे दोस्त वो आएगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन को हमको 100% से मल्टीप्लाई करने का है। तो क्या आएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 0.74 को 100 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 74% लगभग, समझ गए सब जने। तो ये संकुलन क्षमता आ गई आपके पास में। खुश हो जाओ सारे, तालियां बजाओ, डांस करो यार, ऐसे क्या क्या बोलते हो सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो अब यार एक काम करो, आज की क्लास अपनी काफी हो गई है, काफी लंबी लंबी हो गई है, तो वाई डू नॉट यू ट्राई वो जो हमारे पास में तीसरा है, कौन सा वो अंदर जिसमें बॉल रखी होती है, अंतः केंद्रित वाला, वो तुम खुद से ट्राई करो। उसमें थोड़ा सा लॉजिक है, लगा के देखो, बेसिक मैथमेटिक्स है, हो जाएगा आपसे। नहीं तो भी तो एनसीईआरटी में देख लोगे तो ही हो जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, उसको करके देखो, फिर हमको बताओ कमेंट्स में, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको एक बार और करा ही देंगे। तो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच यार, मजा ही आ गया आप लोगों के साथ में पढ़ करके पढ़ा करके तो क्या मतलब, हाँ पढ़ा करके दोनों, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।